ये लाइफ भी बड़ी रैंडम चीज़ है ना। एग्जिस्टेंस का पता नहीं क्यों आए हैं, क्या करना है, करने का पर्पस क्या है। ये सब एक सवाल है। कहने को तो लाइफ खुद एक सवाल है, पर हम और आप इस लाइफ में कैसे आए हैं ये तो पता कर ही सकते हैं। कुछ तो लिहाज करो मेरे मातर साहब, कुछ तो लिहाज करो देश का। अरे मेरा मतलब है, थ्री इडियट्स में वायरस कहता है ना, लाइफ इज ए रेस, दौड़ोगे नहीं तो लोग तुम्हें कुचल के निकल जाएंगे। और सच्चाई भी यही है। लाइफ की शुरुआत ही एक ऐसी रेस से हुई थी जहां मिलियंस ऑफ स्पर्म्स पार्टिसिपेंट थे, पर जीत एक ही सकता था। और वही जीत वाली एंट्री हम सबका ओरिजिन है। कभी सोचो तो लगता है जब लाइफ ही एक विनिंग नोट पे स्टार्ट हुई है, तो चाहे आज स्ट्रगल हो, कंफ्यूजन हो या डाउट्स हो, पर स्टार्टिंग लाइन का पहला चैप्टर तो विक्ट्री था ना। इसी डीप नोट पे चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वेलकम टू माय चैनल आई मेड साइंस इजी। आज हम सीखेंगे द लोकेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाउ टू ड्रॉ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जर्नी ऑफ द स्पर्म सेल फ्रॉम द टेस्टिस टू द फर्टिलाइजेशन साइट इन द ओविडक्ट। तो चलो शुरू करते हैं आई मेड साइंस इजी स्टाइल में। चलिए, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और सबसे पहले सिस्टम का साइड व्यू देखते हैं। साइड से देखने पर हमें पूरा अरेंजमेंट बहुत क्लियरली समझ में आता है। आप ऊपर यूरिनरी ब्लैडर को देख सकते हैं, उसके ठीक नीचे पोजीशन्ड है द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे से ही यूरेथ्रा पेनिस के थ्रू आगे जाता है। आप देख सकते हैं नीचे स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस भी लोकेटेड होते हैं, जिनके ऊपर एपिडिडाइमिस क्लियरली विजिबल है। और एक ट्यूब है जो कनेक्ट करता है आगे चलकर यूरिनरी ब्लैडर में, जिसे हम वास डिफरेंस कहते हैं। अगर हम इसी सिस्टम को डॉर्सल व्यू में देखें, जिसका मतलब होता है पीछे से देखें, तो हम लोग सेमिनल वेसिकल ठीक यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर चिपके हुए देख सकते हैं। सेमिनल वेसिकल के ठीक नीचे आप देखेंगे तो इसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ही अच्छे से पोजीशन्ड है डॉर्सल व्यू में, और इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एपिडिडाइमिस पीछे से बहुत ज़्यादा विजिबल है क्योंकि यहीं से ही वो शुरू होकर ऊपर जाता है, और वास्ट डिफरेंस को आप आगे जाकर कर्व होते हुए देख सकते हैं। फ्रंटल व्यू की बात करें तो सेमिनल वेसिकल्स फ्रंटल व्यू में नहीं दिखते। आप पीनस को बहुत अच्छे से फ्रंटल व्यू में देख सकते हैं। दोनों टेस्टिस आप अच्छे से लोकेट कर सकते हैं फ्रंटल व्यू में, और दोनों टेस्टिस से निकलता हुआ वास्ट डिफरेंस जो ऊपर जाकर कर्व होता है पीछे की तरफ, वो भी आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं फ्रंटल व्यू में। अगर लोकेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात किया जाए तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये एग्जैक्ट एनाटॉमिकली किधर प्रेजेंट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स बाहर होते हैं और कुछ पूरी तरीके से इंटरनल होते हैं। अगर हम बाहर के बारे में बात करें तो टेस्टिस, जो कि एक स्क्रॉटम सैक के अंदर होता है, वो बाहर की तरफ होता है। उसके ऊपर एपिडिडाइमिस भी बाहर की तरफ होता है। पीनस का एक्सटर्नल पार्ट भी बाहर की तरफ होता है स्क्रॉटल सैक के साथ। अगर हम अंदर की तरफ बात करें तो शरीर के अंदर यानी इंटरनली आप देख सकते हैं वास डिफरेंस अंदर की तरफ होता है। सेमिनल वेसिकल्स जो यहां पर तो फ्रंटल व्यू में अवेलेबल है, लेकिन यूजुअली यूरिनरी ब्लैडर के पीछे चिपकी हुई रहती हैं, ये भी शरीर के अंदर रहती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड और इंटरनल यूरेथ्रा सब बॉडी के अंदर की तरफ रहता है। ओवरऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का मेजर हिस्सा पेल्विक कैविटी के अंदर होता है, एंड टेस्टिस स्पेसिफिकली बॉडी के बाहर होते हैं। स्पर्म प्रोडक्शंस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए सैक, जो स्क्रॉटम सैक है जिनके अंदर टेस्टिस लोकेटेड है, वो बाहर की तरफ होते हैं। क्लास, लेट अस सी हाउ वी कैन ड्रॉ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने के लिए आप एक बुश जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे ही आपने बुश जैसा स्ट्रक्चर बनाया तो आप इसके दो ब्रांचेस कर लीजिए।
एक ब्रांचेस को थोड़ा बड़ा करेंगे नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ लाकर उसे आगे कर्व करके नीचे ले जाएंगे। ये आगे चल के हमारा यूरेथ्रा बनेगा जो कि पीनस के अंदर है। ये वाली लाइन को पकड़कर आप एक ऊपर की तरफ कर्व बनाएंगे और इसे नीचे लेके जाकर यूरेथ्रा का आकार दे देंगे। जैसे आप इसे यूरेथ्रा का आकार दे दें तो आप नीचे यहां पर एक सेमिनल वेसिकल्स बनाएंगे। यूजुअली 2 सेमिनल वेसिकल्स होती हैं और ये दोनों सेमिनल वेसिकल्स यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होती हैं। तो आप एक बड़ा सा यूरिनरी ब्लैडर बना सकते हैं और उसके ठीक नीचे पोजीशन्ड होता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड को हम लोग थोड़ा सा डार्क करके दिखा सकते हैं। वैसे तो हम ये पूरा डायग्राम लेबल करेंगे, बट आप प्रोस्टेट ग्लैंड को थोड़ा सा डार्क करके दिखा सकते हैं। ये लेबलिंग के वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दिखेगा और एग्जामिनर्स को भी पता चलेगा कि आपको पता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड पोजीशन्ड राइट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर है। आप इस ट्यूब को लेंगे जो आगे चल के हमारी वास्ट डिफरेंस बनेगी और नीचे लेके जाकर आप इसे एक यहां पर कर्व का आकार दे देंगे। ध्यान से धीरे धीरे आप इस ट्यूब को बनाएंगे और यहां पर आकर ऐसे कर दीजिए। यहीं से लेकर आप अपना एक टेस्टिस का आकार दे देंगे और यहां पर आप एपिडिडाइमस बना सकते हैं। जैसे आपने ये आकार ले लिया, अब आप यहां से एक स्क्रोटम का स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहां पर इसी को कंटिन्यू करते हुए आप पीनस मसल का आउटर स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। आप इसे ऊपर जाकर एक स्टमक का आकार देकर इसे कनेक्ट कर देंगे और सिमिलरली आप एक ह्यूमन का बैक भी बना सकते हैं ताकि आपका ये स्ट्रक्चर पूरी तरीके से तैयार हो जाए। अब हम इसे लेबलिंग करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप लेबल करते वक्त हर चीज राइट हैंड साइड पे करें ताकि एग्जामिनर को हर एक चीज डिटेल में ऑन द राइट हैंड साइड मिल जाए। यूरिनरी ब्लैडर, इसके ठीक नीचे है प्रोस्टेट ग्लैंड। We also have penis. Then we have urethra. We also have seminal vesicle. वैसे तो सेमिनल वेसिकल यूरिनरी ब्लैडर के ठीक पीछे चिपकी होती हैं, पर आपको इस डायग्राम में एग्जामिनर्स को समझाने के लिए यहां पर आप बनाकर इसे दिखा सकते हैं। Vas difference, testis, epididymis और यूरेटर से आने वाली एक ट्यूब आप ऐसे दिखा सकते हैं जो डायरेक्टली यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्टेड है। इससे हमारा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है तैयार। इट्स वेरी सिंपल टू ड्रॉ। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये इतना आसानी से आ जाएगा। स्पर्म की जर्नी को समझने से पहले आज हम टेस्टिस का डिसेक्शन करेंगे और उसके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सिंपल और क्लियर वे में। सबसे पहले हम टेस्टिस को आउटसाइड से ऑब्जर्व करेंगे। शेप एंड साइज, अगर आप ध्यान से देखें तो टेस्टिस एक ओवल शेप का है। एवरेज साइज
अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 सेंटीमीटर, और अगर हम इसका डायमीटर देखें तो समवेयर अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड रहता है। टेस्टिस के ऊपर 3 लेयर होती हैं। सबसे पहली लेयर को हम लोग ट्यूनिका वेजिनालिस कहते हैं। उसके ठीक नीचे आप ये वाली लेयर देख सकते हैं, ये वाइट फेब्रस लेयर, जिसको हम लोग ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। और उसके अंदर एक इनर लेयर होती है जहां पर सारा ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होता है, जिसको हम लोग ट्यूनिका वैस्कुलोसा कहते हैं। वापस से ध्यान दें, जो टेस्टिस की 3 लेयर होती हैं, सबसे बाहरी लेयर को हम लोग कहते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। इसके ठीक नीचे जो आप ये लेयर देख सकते हैं, ये वाइटिश लेयर, मैं इसे मार्क कर देता हूं। इस वाइटिश लेयर को जो आप देख सकते हैं, इसको हम लोग कहेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और इसके ठीक अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे तो जहां पर ब्लड वेसल्स कनेक्ट करती हैं, उसे कहते हैं ट्यूनिका वैस्कुलोसा। अब हम टेस्टिस को लॉन्जिट्यूडनी ऊपर से नीचे कट करेंगे, और कट करेंगे तो आपको ऐसा टेस्टिस का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जैसे ही आप ट्यूनिका एल्बुजिनिया को कट करते हो, आपको अंदर के स्ट्रक्चर्स क्लियरली दिखने लगेंगे। सबसे पहले ये कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इसको सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। टेस्टिस के अंदर 800 से 900 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। आपको थ्रेड लाइक टाइटली कॉइल्ड ट्यूब्स दिखेंगी। इनके बीच में अगर आप देखें तो ये एक पर्टिकुलर सेक्शंस में डिवाइड होती हैं, जो कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया का लॉन्ग एक्सटेंशन भी है। ये सारी की सारी सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक कलेक्शन चेंबर से कनेक्ट करती हैं। इस कलेक्शन चेंबर को हम लोग रेटेटेस्टिस कहते हैं। ये सारे रेटेटेस्टिस से स्पर्म 10 से 12 स्मॉल डक्ट के थ्रू बाहर निकलता है। इन स्मॉल डक्ट को हम लोग वासा एफ्रेंशिया कहते हैं। अगर हम लोग बाहर से अटैच स्ट्रक्चर को देखें तो टेस्टिस के ऊपर चिपका हुआ एक लंबा कॉइल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये लंबा कॉइल स्ट्रक्चर को हम लोग एपिडिडाइमिस कहते हैं। जिसका एक हेड है जो कि सारे वासा एफ्रेंशिया की ओपनिंग यहीं पर होती है। फिर बीच में आप देख सकते हैं उसी एपिडिडाइमिस की बॉडी है, और नीचे टेल है, जहां पर मेन स्पर्म्स टेम्पररी स्टोर होते हैं और यहां पर ही मैच्योर्ड होते हैं। एपिडिडाइमिस के टेल से एक थिक मस्कुलर ट्यूब निकलती है। इस थिक मस्कुलर ट्यूब को हम लोग वास डेफरेंस कहते हैं। और हमारा डिसेक्शन ऑफ टेस्टिस होता है समाप्त। आगे बढ़ते हैं, एंड लेट अस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ द स्पर्म। ओके, स्पर्म की जर्नी को समझने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले, जैसे ही एक मेल प्यूबर्टी अटेन करता है तो ब्रेन जो है वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, और हाइपोथैलेमस GnRH हार्मोन रिलीज करता है। ये GnRH हार्मोन है क्या? ये GnRH हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड LH और FSH हार्मोन को रिलीज करते हैं। ये LH और FSH हार्मोन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
अब इनके एक्शन को समझने से पहले हमें टेस्टिस को एक बार अच्छे से और देख लेना होगा कि इनके एक्शंस होते कहाँ पर है। आप इस सेक्शन को देख सकते हैं, ये सेक्शन इज द एक्सटेंशन ऑफ ट्यूनिका एल्बिजिनिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो आकर एक कलेक्शन चेम्बर की तरफ आते हैं। इस कलेक्शन चेम्बर को हम लोग रेटेटेस्टिस कहते हैं, जो फर्दर कनेक्टेड हैं वासा एफरेंस से एपिडिडाइमिस पे। तो अगर हम लोग एक सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जाएं तो मान लेते हैं ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और अगर हम लोग इसके अंदर जाएं तो आप अंदर क्या देखेंगे? अंदर आप दो टाइप्स के सेल्स देखेंगे। एक सर्टोली सेल्स जो आपको बहुत सारी तादाद में मिल जाएंगे, और उनके ठीक बीच में लेडिक सेल्स। मैं आपको बता दूं, सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स। तो अभी तक हो क्या रहा है? ब्रेन ने हाइपोथैलेमस को ट्रिगर किया है, जीएनआरएच रिलीज हुआ है, जीएनआरएच ने पिट्यूटरी को ट्रिगर करके एलएच और एफएसएच रिलीज कर दिया है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच हार्मोन सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर गए, और सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो टाइप्स के सेल्स दिखे, एक है सर्टोली सेल्स और एक है लेडिक सेल्स। जैसे ही एलएच लेडिक सेल्स के पास पहुंचता है तो एलएच प्लस लेडिक सेल्स को ट्रिगर करता है, और ट्रिगर होने के बाद ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन है यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर वॉइस चेंज, हेयर ग्रोथ, मसल डेवलपमेंट एंड स्पर्म प्रोडक्शन। अब एलएच ने तो टेस्टोस्टेरोन बना दिया, तो मैं टेस्टोस्टेरोन को स्टार बना देता हूं कि एलएच ने बहुत सारे टेस्टोस्टेरोन्स को बना दिया है। ये टेस्टोस्टेरोन सर्टोली सेल्स के पास जाएंगे, और एफएसएच सर्टोली सेल्स के साथ स्टिमुलेशन करता है। तो एफएसएच सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है। सर्टोली सेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ साथ सर्टोली सेल्स स्पर्म को न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली जो ये टेस्टोस्टेरोन है इसको एफएसएच यूज करता है, और सर्टोली सेल्स भी यूज करते हैं और बनाते हैं हमारा स्पर्म, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। Spermatogenesis is again the production of the sperms with the help of FSH, Sertoli cells and testosterone. ये अभी तक हमने सीखा। Spermatogenesis usually seminiferous tubules के अंदर होता है, और इसी seminiferous tubule से जो sperm बना होता है वो अभी भी immature होता है। तो ये जो immature sperm cells है वो ल्यूमेन के थ्रू एक कलेक्शन चेंबर में कलेक्ट होता है, जिसको हम लोग रेटेटेस्टिस कहते हैं। रेटेटेस्टिस से आप देख सकते हैं 10 से 20 ट्यूब्स जो हैं वो ऊपर जाकर एपिडिडाइमिस से कनेक्ट हो रही हैं। तो ये इमेच्योर स्पर्म सेल्स इन्हीं ट्यूब्स की बदौलत एपिडिडाइमिस में एंटर करता है। एपिडिडाइमिस को भी हम लोग 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ये है हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस, ये है बॉडी, और ठीक नीचे है द टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस। जैसे ही स्पर्म सेल्स यहाँ पर एपिडिडाइमिस में पहुँचता है, ये एक लॉन्ग कोइल ट्यूब होती है जहाँ पर स्पर्म्स 20 दिन तक स्टोर होता है, और फाइनल मैच्योरेशन भी स्पर्म का यहाँ पर ही होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमारा स्पर्म इमेच्योर था, और जैसे ही एपिडिडाइमिस के लोअर बॉडी में आता है वो द टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस, वहाँ पर स्पर्म जो होता है वो अपना टेल भी डेवलप कर देता है, और वो फुल्ली मैच्योर
और मोटाइल हो जाता है। एपिडिडाइमिस से मैच्योर जो स्पर्म सेल होते हैं, जो अभी मोर्टेलिटी गेन कर चुके हैं, वो एंटर करते हैं अ लॉन्ग ट्यूब विच इज़ कॉल्ड एज द वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस के अंदर स्पर्म सेल्स का पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है एंड विद द हेल्प ऑफ द टेल वो स्विम करते हुए पहुंचते हैं टूवर्ड्स द सेमिनल वेसिकल। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक अभी तक हमारा मैच्योर्ड स्पर्म सेल्स हैं। अब उसके अंदर कुछ फ्लूइड्स ऐड होंगे, तो इन टोटल जो भी फ्लूइड स्पर्म सेल्स के साथ ऐड होते हैं, जो फाइनल रिजल्ट आता है उसे हम सीमेन कहते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से फ्लूइड हमारे स्पर्म सेल्स के साथ ऐड होते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही वास डिफरेंस से वो स्पर्म सेल सेमिनल वेसिकल की तरफ एंटर करता है, तो 60% ऑफ द फ्लूइड सेमिनल वेसिकल ही उसके अंदर ऐड करता है। ये फ्लूइड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले इस फ्लूइड के अंदर होता है फ्रुक्टोज, जो स्पर्म सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरी जो चीज़ होती है फ्रुक्टोज के साथ साथ, उसमें होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन, अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन आप इसे एक ऐसा हार्मोनल या एक ऐसा केमिकल समझ लीजिए जो कॉन्ट्रैक्शन करने के काम आता है। तो जब हमारा स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर एंटर करेगा, तो प्रोस्टाग्लैंडिन की मदद से वो सर्विक्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और अपने आप को पुश कर पाएगा। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन भी उसे उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ कुछ एल्कलीन फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। अब ये एल्कलीन फ्लूइड क्या है? एल्कलीन फ्लूइड यूजुअली तब काम आता है क्योंकि वजाइनल का पीएच जो होता है वो थोड़ा एसिडिक मीडियम होता है, तो एल्कलीन फ्लूइड उसे थोड़ा न्यूट्रलाइज कर लेता है ताकि हमारे स्पर्म उस एसिडिक मीडियम में मर ना जाए और वहाँ से वो एंटर कर पाए। तो ये जो फ्लूइड है 60% तो सेमिनल वेसिकल इसमें ऐड कर देता है। अब जैसे ही सेमिनल वेसिकल से ये सारे फ्लूइड्स ऐड हो जाएंगे तो स्पर्म पहुंचता है प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर 30% ऑफ द सीमेन यहाँ से मिलता है स्पर्म को। अब जो सीमेन प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड करता है वो थिन मिल्की फ्लूइड होता है, हेंस वी सी द वाइट कलर, और स्पर्म मोटालिटी को भी इनहांस करता है और प्रोटीन्स और एंजाइम भी उसे प्रोवाइड करता है। जैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलकर हमारा स्पर्म सेल एक कॉमन डक्ट से होते हुए यहाँ पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के पास पहुँचता है। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के अंदर लगभग द रेस्ट ऑफ द 10% जो फ्लूइड होता है वो उसे यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पर उसे क्लियर म्यूकस फ्लूइड मिलता है, यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करता है वो, और कुछ एसिडिक यूरिन ट्रेसेस होते हैं उनको भी न्यूट्रलाइज करता है। तो फॉर एग्जांपल यूरेथ्रा में हो सकता है कि क्योंकि ये कॉमन पैसेज है, यहाँ पर यूरिन की वजह से कुछ एसिडिक मीडियम हो गया, तो यहाँ पर हमारे स्पर्म सेल्स नहीं मरने चाहिए, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी एक ऐसा फ्लूइड स्टिमुलेट करता है ताकि यहाँ पर भी उसे अल्कलाइन मीडियम मिले जब हमारा स्पर्म यहाँ से जा रहा है। अब क्योंकि स्पर्म सीमेन में कन्वर्ट हो चुका है, जैसे ही वो पीनिस से बाहर निकलता है इसको हम लोग इजैकुलेशन कहते हैं, इजैकुलेशन। अब इजैकुलेशन अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो जाए तो हम लोग स्पर्म की जर्नी आगे देखते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने फाइनल चैप्टर की ओर। मान लेते हैं एजैकुलेशन हुआ है स्पर्म सेल्स का इनसाइड द वजाइना। सिर्फ ये कठिनाइयाँ स्पर्म सेल्स को झेलनी नहीं पड़ती। अब मैं आपको बताता हूँ स्पर्म सेल्स को कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी। सबसे पहली कठिनाइयाँ, जैसे ही स्पर्म सेल्स यानी कि हमारा सीमेन एंटर करता है वजाइना के थ्रू, तो वजाइना का पीएच बहुत ही एसिडिक होता है और ये एसिडिक पीएच बन जाता है आधे स्पर्म सेल्स की मौत का कारण।
और यही कारण है जब सेमाइनल वेसिकल्स रिलीज होते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा अल्कलाइन फ्लूइड भी रिलीज होता है, ताकि कम से कम 2 से 6% जो स्पर्म सेल्स हैं वो यहाँ से बचकर इस स्टेज पे पहुँचे, और ये है सर्विक्स। जैसे ही स्पर्म सेल्स सर्विक्स में पहुँचते हैं, सर्विक्स के पास होते हैं WBC, और WBC स्पर्म सेल्स को एक फॉरेन सेल समझ लेते हैं और उसे तुरंत इम्यून रिस्पॉन्स के द्वारा ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अगर वहाँ से भी हमारे स्पर्म सेल्स बचकर निकल जाएं तो यूट्रस काफ़ी कुछ साथ देता है हमारे स्पर्म सेल्स का। जैसे ही यूट्रस में स्पर्म सेल्स पहुँचते हैं, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और हेल्प करता है कि स्पर्म के जितने भी सेल्स हैं वो अच्छे से पुश हों टूवर्ड्स द ओवरी। अब यहाँ पर आकर एक नया डिलेमा, जैसे ही स्पर्म सेल्स यूट्रस के अंदर पहुँचते हैं तो उन्हें ये पता नहीं रहता कि उन्हें राइट जाना है या फिर उन्हें लेफ्ट जाना है। हो सकता है कि ओवरी राइट के एम्पुला में हो और आधे जो स्पर्म सेल्स हैं वो लेफ्ट चले जाएं, तो यहाँ से भी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। पर यूजुअली स्पर्म जो है वो राइट साइड ऑफ द ओवरी चूज कर लेते हैं। इसका भी कुछ कारण है, क्योंकि जिस ओविडक्ट में एग सेल होगा उसका टेम्परेचर थोड़ा लोअर होगा और वो थोड़ा वार्म होगा। वहाँ से कुछ केमिकल सिग्नल्स भी रिलीज होते हैं जो स्पर्म सेल्स को अपनी तरफ लुभाते हैं। यहाँ से स्पर्म सेल्स धीरे धीरे इस्थमस में पहुँचता है। इस्थमस में आकर स्पर्म सेल को रेस्ट करना पड़ता है, और इस प्रोसेस को वो हम लोग कहेंगे कैपेसिटेशन। अब कैपेसिटेशन का मतलब क्या है? क्या आपके पास एक्चुअली कैपेसिटी है कि एग सेल्स को फर्टिलाइज किया जाए? कैपेसिटेशन के दौरान अगर आप देखोगे तो ये स्पर्म सेल्स हो गया जो कि कवर करता है एक लेयर के साथ जो इसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो कैपेसिटेशन इस लेयर को रिमूव कर देते हैं। जैसे ये लेयर रिमूव हो जाती है तो स्पर्म सेल रेडी हो जाता है फॉर फर्टिलाइजेशन, एंड राइट मूवमेंट पे इन सारे सेल्स में से कोई एक ही विक्ट्री नोट पे खत्म होगा, जो हमारे और आपके ओरिजिन का कारण है। तो सिमिलरली एक ही स्पर्म सेल्स यहाँ पर पहुँचकर एम्पुला में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में इस एग को फर्टिलाइज करता है और फ्यूज कर कर जाइगोट फॉर्म करता है। तो है ना ये इंटरेस्टिंग जर्नी? अगर आपको मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स इतने ही अच्छी तरीके से समझ में आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आई मेड साइंस ईजी। थैंक यू सो मच।